हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। आज हम बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक। चैप्टर है न्यूटन्स लॉ, ओके, या लॉ ऑफ मोशन, जिसमें मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया, सेकेंड लॉ को डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स। आज इम्पल्स के बारे में बताएंगे, उसका एप्लीकेशन बताएंगे कि इम्पल्स का एप्लीकेशन कैसे होता है, ओके और इम्पल्स को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है। ओके, आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पल्स। ओके, चलिए बच्चों, इम्पल्स क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। आप भी अपने इसको लाइफ में ज़रूर अप्लाई किए होंगे, बट आप इसको फील नहीं किए होंगे इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स आप पढ़े होंगे बट आप अपने रियल लाइफ में इसको इस्तेमाल भी किए हैं, बट आप उसको जानते नहीं। आज हम आपको क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं। द मेजर्स ऑफ द एक्शन ऑफ अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट का माने कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। जब कहते हैं किसी लार्ज फोर्स को किसी क्षण मात्र के लिए, कुछ टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है, उसे बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। जैसे कि अगर हम किसी स्टूडेंट को पनिश कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इस एक लार्ज फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। इसे बोलते हैं क्या? इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। Impulse is defined as the produce of the average force and the time intervals for which the force act on the body. It is denoted by the J. क्या होता है बच्चों? J। बात क्लियर? कैपिटल J से इसको डिनोट किया जाता है। किसी भी बॉडी को, किसी भी बॉडी पे फोर्स, ओके, कुछ टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है, ओके, उसे बोलते हैं इम्पल्स। एवरेज फोर्स इनटू टाइम, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्स इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों, एवरेज फोर्स इनटू टाइम, जे इक्वल टू एफ इनटू टी कर सकते हो। इसका यूनिट होता है बच्चों, फोर्स को किससे मेजरमेंट करते हैं? न्यूटन। और टाइम को सेकंड से, न्यूटन सेकंड में भी लिख सकते हो। अगर न्यूटन को एमकेएस फॉर्मेट में लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड इंटू सेकेंड करेंगे। एक सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा केजी, ओके। यहाँ होगा सेकेंड, ओके। चलिए, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, ओके, यूनिट। तो इम्पल्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जे। जे का फार्मूला होता है एफ इंटू टी। अगर आपसे पूछा जाए कि मोमेंटम के फॉर्मेट में आप बताइए क्या होता है, तो आप देखिए जे और P दोनों बिल्कुल सेम होते हैं बच्चों। अगर आपको पता है तो F इक्वल टू हमने लिखा था डेल्टा P अपन डेल्टा T, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा F डेल्टा T। और F डेल्टा T क्या होता है? F डेल्टा T के स्थान पे हम पुटअप कर सकते हैं बच्चों क्या? J, यानी डेल्टा P इक्वल टू लिख सकते हैं J। यानी बच्चों लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, सेम फार्मूले में होते हैं, बट डिफिनीशन थोड़ी अलग है, ओके। याद रखिएगा, दोनों का यूनिट सेम होता है, फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, ओके, बस डिफिनीशन थोड़ा सा डिफरेंस है। बात क्लियर? तो याद रखिएगा, यहाँ पर इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। The direction of impulse is same as that of the force. Its SI unit Newton second
न्यूटन सेकेंड। ओके, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज mLT के पावर -1। ओके, चलिए कैसे, आइए देखते हैं। देखिए जो यूनिट आया बच्चों, यूनिट आया है केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मास होता है m इंटू मीटर है मीटर L पर सेकेंड डिवाइड बाय क्या करेंगे t। ओके, और डायमेंशन को सदैव हम क्या लार्ज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों m L, यहाँ पे पावर 1 है, पावर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा mLT के पावर -1। तो याद रखना बच्चों, न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट होता है, और आप MKS फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, चलिए बात क्लियर। इम्पल्स क्या होता है, यदि किसी बॉडी पर एवरेज फोर्स किसी सम सेकंड के लिए, सम टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसे बोलते हैं इम्पल्स। जैसे किसी को घुमा के एक चाटा मार दीजिए, तो आप देखिए यहाँ पर क्या अप्लाई किया आपने, इम्पल्स क्या क्रिएट हुआ यहाँ पे, इम्पल्स। आपने फोर्स लगाया बट कुछ टाइम के लिए लगाया, इसे बोलते हैं इम्पल्स। हिंदी में इसको आवेग बोलते हैं। ओके, चलिए बात क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर एन इम्पल्स, किसी एक इम्पल्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं इंटीग्रल फॉर्मेट में। ओके, आइए देखते हैं। चलिए देखिए, कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स F विच एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर टाइम dt। अगर कोई फोर्स F है जो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे टाइम क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। द इम्पल्स इज द गिवन बाय J, यहाँ DJ लिख सकते हैं। ओके, I से नहीं बल्कि J से रिप्रेजेंट किया जाता है, F.dt। यहाँ पर क्या है बच्चों, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है, अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए टाइम के अकॉर्डिंग हो जाए, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लाई है। और मैंने बताया था इंटीग्रेशन इनटू, जहाँ पर इनटू होता है इंटीग्रेशन, और जहाँ पर डिवीजन होता है वहाँ पर डिफरेंशिएशन अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। टाइम लिमिट दे रखा है बच्चों, इफ़ द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी फॉर अ टाइम इंटरवल्स फ्रॉम T1 टू T2। टाइम इंटरवल दे रखा है, टाइम लिमिट दे रखा है T1 से T2। द इम्पल्स इज गिवन बाई, आप जानते हैं बच्चों, J = F.dt कर सकते हैं। लिमिट दे रखा है T1 T2। ओके, तो वैल्यू पुटअप कर सकते हैं बच्चों, J = यहाँ पर, ओके, J = तो यहाँ पर इसको रख सकते हैं F.dt, लिमिट लगा दिया। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। इफ़ एवरेज फोर्स देन I = लिख सकते हैं, यहाँ पे F को बाहर कर लेंगे, क्या लिखेंगे, J = F कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, टाइम के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो T = लिमिट लगा देंगे T1 T2, तो J = हो जाएगा F। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक T के स्थान पर T2 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो T के स्थान पे पहले T2 माइनस क्या करेंगे T1। और आप जानते हैं चेंज इन टाइम क्या होता है, चेंज इन टाइम को हम लिख सकते हैं डेल्टा T। आप जानते हैं डेल्टा T = क्या लिख सकते हो, T2 - T1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो आपका फार्मूला हो जाएगा J = F.ΔT आपका आ गया। तो इसी को बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। एज ए इंटीग्रल फॉर्म में आपको, अगर आपको कैलकुलेट करना है इम्पल्स को, किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, आप इस तरीके से आपको देखना है और ऐसे ही करना है।
यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, यहाँ पे उन्होंने इंटीग्रेट करके टाइम लिमिट रख करके सॉल्व करने के बाद यहाँ पे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 चेंज इन द टाइम, चेंज इन टाइम क्या होता है डेल्टा टी। यहाँ पर J इक्वल टू हो जाएगा F एवरेज इंटू डेल्टा टी, और इसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। एज ए इंटीग्रल फॉर्मेट में अगर आपको इम्पल्स को देखना है तो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। इससे एक न्यूमेरिकल कर देते हैं बच्चों, ताकि आपको माइंड में आपके आ जाए कि कैसे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। ओके, आइए देखते हैं कि कैसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक f इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10 फोर्स दिया हुआ है एज अ वेरिएबल फॉर्मेट में, टाइम लिमिट दे रखा है। ओके, लिमिट दे रखा है 0 to 1 सेकेंड। ओके, क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट इम्पल्स। ओके, इम्पल्स आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको फोर्स वेरिएबल फॉर्मेट में दिया हुआ है और आपको लिमिट दे रखा है 0 to 1 सेकेंड में आपको इम्पल्स बतानी है। तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे, J इक्वल टू क्या होता है F डॉट डी टी, यहाँ पर लिखाएंगे, लिमिट लगाएंगे, टाइम दिया हुआ है 0 to 1। ओके, J इक्वल टू हो जाएगा F, यहाँ पे F वेरिएबल फॉर्म में दिया है 6t स्क्वायर इंटू क्या करेंगे dt, लिमिट रखेंगे बच्चों 0 to 1 प्लस यहाँ पे रखेंगे 4t इंटू डी टी, यहाँ पर लिमिट रखेंगे 0 to 1 प्लस 10, यहाँ पे रखेंगे डी टी, लिमिट रखेंगे 0 to 1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। चलिए J इक्वल टू, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, इनको बाहर रखेंगे, 6 यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर देखिए पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। कहते हैं इंटीग्रेशन में पावर को हमेशा ऐड करते हैं, जितना पावर डेवलप होता है उसी से आपको डिवाइड भी करना होता है। यहाँ पर देखिए पावर 2 है, पावर 1, t के पावर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3, लिमिट वही लगाएंगे 0 to 1 प्लस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकालेंगे। ओके, यहाँ पे t एंड dt, पावर 1 क्या हो जाएगा t के पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा 0 to 1। ओके, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से, जो पावर डेवलप होता है इंटीग्रेशन में उसी से डिवाइड किया जाता है, प्लस यहाँ पर 10 है, यहाँ dt है इसलिए t, यहाँ पे लिमिट वही लगाएंगे 0 to 1। बात क्लियर। अब देखना है कि जो पावर आपको डिवाइड करने के लिए मिला है, क्या ये नंबर अगर कट रहा है तो उसको काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 10 नहीं कटेगा बच्चों। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो J इक्वल टू आ जाएगा 2, यहाँ पर अगर टाइम का लिमिट रखेंगे t के पावर 3 है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार t के स्थान पे हम लिखेंगे 1, उसका पावर 3 करेंगे, माइनस फिर t के स्थान पे 0 रखेंगे, उसका पावर 3 रखेंगे। तो एक्चुअली में 1 का पावर आप 1 लाख कर लीजिए, हमेशा वैल्यू जो आएगी बच्चों 1 ही आएगी, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। क्या आएगा 1, सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, जगह के शॉर्टेज होने के कारण मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। बट यहाँ पर देखिए प्लस क्या है 2, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 t के स्थान पे 1 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर 0 रख कर के स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी आपका आंसर 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पर भी पुटअप करेंगे बच्चों तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर है 10, तो आ जाएगा J इक्वल टू हो जाएगा 2 + 2 + 10 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों J इक्वल टू 14। यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड रख सकते हैं या kg मीटर पर सेकेंड रख सकते हैं।
तो आपको क्या करना है बच्चों, जब भी वेरिएबल फोर्स दिया जाए, आपसे इम्पल्स पूछा जाए, तो आपको कैसे अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन के थ्रू। कैसे, इंटीग्रेशन के थ्रू कर देंगे। आपको लिमिट दिया जाएगा, इंटीग्रेशन के थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इम्पल्स। क्या कर सकते हैं, इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर, चलिए ओके। तो आपको एक्सप्रेशन फॉर एन इम्पल्स को इंटीग्रल फॉर्मेट में कैसे कैलकुलेट करना है, जब आपका फोर्स कैसा हो, वेरिएबल हो। अगर फोर्स वेरिएबल है और टाइम लिमिट दिया जाता है, तो आप कैसे इंटीग्रेशन से इम्पल्स कैलकुलेट करेंगे, ये बात मैंने क्लियर कर दी। चलिए नेक्स्ट, अब बात किया है नेक्स्ट पॉइंट में, चलिए देखिए, कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स F which act on a body for time dt. The impulse is given by d is equal to, यहाँ पे लिख सकते हैं F डॉट डी टी। ओके, बात क्लियर, ऑलरेडी मैंने ये बता दिया। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी फॉर अ टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 to t2, द इम्पल्स इज गिवन बाई, ओके, ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर दिया अभी जस्ट। ओके, एफ एवरेज फार्मूला वही दिया है बच्चों, एग्जैक्ट वही चीज़ें जो मैंने अभी बताया आपको, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये आपको बात क्लियर हो गई कि एज अ इंटीग्रल फॉर्मेट में इम्पल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। फोर्स वेरिएबल होगा तो हमेशा इंटीग्रल फॉर्मेट में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। टाइम लिमिट दिया जाएगा, इंटीग्रेशन करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बच्चों, यहाँ पर देखना है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम थोड़ा सा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं इम्पल्स को। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोला बच्चों F इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt लिख सकते हैं। ओके, द एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, फोर्स। यहाँ पे वैल्यू पुटअप की गई है। F डॉट डी टी इक्वल टू डी पी, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, F डॉट डी टी। बात क्लियर, डॉट है तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन। वही इंटीग्रेशन लगा करके आप लीनियर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था लीनियर मोमेंटम और जे दोनों सगे भाई हैं, एग्जैक्ट जुड़वा भाई हैं। फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, डायमेंशन सेम होता है, यूनिट भी सेम होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे डायमेंशन में पूछा जा सकता है विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द सेम डायमेंशन। तो इम्पॉर्टेंट है इम्पल्स एंड मोमेंटम। ओके, तो आपको इस पॉइंट से भी क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद द टाइम लिमिट। ओके, लिमिट ऑफ द वी गेट, यहाँ टाइम लिमिट दिया हुआ है, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आ जाएगा F इंटू टी, और यहाँ पे P2 माइनस P1। और मैंने बताया था डेल्टा P, डेल्टा P क्या बताता था, चेंज इन मोमेंटम। P2 माइनस P1 बताता है चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर बोला F इंटू टी क्या बताता है बच्चों, F इंटू टी इक्वल टू बताता था क्या, इम्पल्स। तो यहाँ पर वही चीज़ बताना चाहते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम, यानी इम्पल्स जो है बच्चों वो लीनियर मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है। फार्मूला भी सेम होता है, यूनिट भी सेम होता है, डायमेंशन भी सेम होता है, याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डायमेंशन में ज़रूर ये आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन में ज़रूर पूछता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम, या यूनिट या डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा इम्पल्स।
ऑप्शन में जरूर इम्पल्स, या अगर आपसे लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग पूछ रहा तो ऑप्शन में इम्पल्स आएगा, और इम्पल्स के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो लीनियर मोमेंटम ऑप्शन में जरूर मिलेगा। ओके, बात क्लियर। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया कि जे यानी इम्पल्स और पी यानी लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन था। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यूनिट सेम होती है और डायमेंशन भी सेम होता है। और इंटीग्रल फॉर्मेट में भी कैसे इम्पल्स को कैलकुलेट करना है ये बात भी मैंने क्लियर कर दी, और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके बताया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। कुछ पॉइंट दिया है बच्चों इम्पल्स से रिलेटेड, इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इम्पल्स। प्रैक्टिकल जो आपके लाइफ में चीज़ें होती हैं बट आप उसके बारे में थ्योरी में पढ़ते हैं बट आप उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं, तो रियलाइज़ करेंगे आज हम, और रियलाइज़ करके आपको बताएंगे कि इम्पल्स एक्चुअली में कहाँ कहाँ लग जाता है, आप फील भी नहीं कर पाते। बट आइए देखते हैं इम्पल्स क्या है। देखिए, व्हेन अ बॉल्स हिट अ वॉल एंड बाउंस बैक, द फोर्स ऑन द बॉल बाय द वॉल एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। आपने देखा है एक वॉल है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बॉल को फेंकते हैं। बॉल को मैंने फेंका, यहाँ से टकराने के बाद फिर बैक बाउंस कर गई। ओके, जैसे मैंने लिया बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया, टकरा के फिर मेरे हाथ में आ जाती है। इसका मतलब है कि जो बॉल पे मैंने फोर्स क्रिएट किया, अप्लाई किया, शॉर्ट टाइम के लिए वॉल जो है वो हिट किया, बॉल जो है वॉल पर हिट किया और बैक बाउंस कर गया। तो कहते हैं यहाँ फोर्स अप्लाई तो हो रहा है, किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, इम्पल्स। क्या हो रहा है, इम्पल्स। तो आप देखिए यहाँ पर यही पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है, व्हेन अ बॉल हिट्स अ वॉल एंड द बाउंस बैक, द फोर्स ऑन द बॉल्स बाय द वॉल एक्ट फॉर अ very short times. When the two are in constant, the force is large enough to reverse the momentum of the balls. तो कहते हैं यहाँ पे इम्पल्स बोल सकते हो, यहाँ पे मोमेंटम बोल सकते हो, क्योंकि इम्पल्स और मोमेंट आज मैंने बताया कि दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, आप जानते हैं मास है, यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे कुछ वेलोसिटी देंगे। कहते हैं टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी, यहाँ अगर इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं तो यहाँ पर अप्लाई होने के बाद यहाँ पर जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं। मास सेम रहेगा, मास चेंज नहीं होता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेक्टर को हम माइनस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P इक्वल टू लिख सकते हैं mv माइनस क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे mu। ओके, मास को कॉमन ले सकते हैं, मास को कॉमन लेंगे v माइनस यू, और v माइनस यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा p इक्वल टू लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू लिख सकते हो क्या, m इंटू डेल्टा v। बात क्लियर। बॉल का मास अगर m है, इनिशियल वेलोसिटी से हिट कर रहा है बॉल पर, बैक बाउंस कर रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v मान लेते हैं, यहाँ पर जो मोमेंटम होगा उसको हम p फाइनल मान लेते हैं। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, मास इंटू यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा v। बात क्लियर। तो याद रखना बच्चों, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं। चेंज ऑफ द मोमेंटम कैलकुलेट करेगा अगर किसी बॉल को किसी वॉल पे हिट कर रहा है, कभी कभी एंगल के साथ आता है, एंगल के साथ भी ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर वेक्टर फॉर्मेट है, वेक्टर फॉर्मेट को हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग में दोनों
कंपोनेंट को लिया जाता है। जब नेट आपसे मोमेंटम पूछेगा, ठीक है, इन हैंड, तो आपको देखना है हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको चेंज इन द मोमेंटम पूछा जा सकता है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे अगर एंगल की बात किया जाए, जैसे कि देखिए इसी वॉल की बात किया जाए, ये वॉल है, अगर किसी बॉल को एंगल से टकरा करके रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर मास m, ये भी मास तो कभी चेंज नहीं होगा, बट वेलोसिटी जो है u और यहाँ v। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे। मान लीजिए अगर थीटा एंगल से आके इंसिडेंट हो रहा है वॉल पर, तो थीटा एंगल से एग्जिट भी करेगा। अब पूछा जाता है नेट मोमेंटम ऑफ द बॉल्स, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कंपोनेंट करेंगे। आप जानते हैं जिस एक्सिस से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं उधर हॉरिजेंटल कंपोनेंट माना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। और यहाँ पर देखेंगे इसका भी इधर से मेजरमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर वही आएगा v। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो अगर सेम वेलोसिटी बोल रहा है, कंडीशन बोलेगा, अगर सेम वेलोसिटी बोल रहा है तो u cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा u sin थीटा। इक्वल एंड अपोजिट होने के वजह से यहाँ पर जो मोमेंटम है कैंसिल हो जाएगा, नेट मोमेंटम आ जाएगा बच्चों। नेट मोमेंटम या p नेट की बात किया जाए, इक्वल टू हो जाएगा मास सेम होने की वजह से m, यहाँ पर देखो u cos थीटा, और दोनों के साथ अगर मास ऐड कर दीजिए तो mu cos थीटा, तो लिख सकते हो 2mu cos थीटा। बात क्लियर। जब भी आपको सेम वेलोसिटी सेम मास से अगर कोई भी बॉल को हम वॉल पे इंसिडेंट कराते हैं, तो समझ लीजिए बैक बाउंसिंग उसका नेट लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे जब वेलोसिटी और मास दोनों बिल्कुल सेम होंगे। अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो ऐसे कंडीशन में बच्चों हम फार्मूला थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, चलिए इससे न्यूमेरिकल हम एक सॉल्व करते हैं। इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं इम्पल्स एंड मोमेंटम। अगर किसी बॉल को हम किसी वॉल से स्ट्राइक करते हैं बच्चों, तो उसका मोमेंटम कैसे सॉल्व करते हैं, ये बात हम क्लियर करते हैं। चलिए, ये वॉल है, किसी बॉल को अभी जस्ट मैंने बताया, किसी बॉल को मास क्या है इसका m, मास नो चेंज। अगर सेम वेलोसिटी दिया जाए, सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है वॉल पर और सेम वेलोसिटी से एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर एंगल के साथ स्ट्राइक कर रहा है वॉल पर, तो ऐसे कंडीशन पे कैसे फार्मूला को अप्लाई करते हैं मैंने ये बताया था। ओके, तो मैंने बताया था ऐसे, क्योंकि जो मोमेंटम है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा रिजॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं उसके एंगल में। तो यहाँ पे जो हॉरिजेंटली लिया जाता है वहाँ पर हमेशा कॉस थीटा, वर्टिकली साइन थीटा को कंसीडर करते हैं। इसको तोड़ेंगे तो यू कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी इसको रिजॉल्व करेंगे यू कॉस थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। दोनों सेम होने की वजह से बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से 0 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल मोमेंटम आ जाएगा, पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2mu cos थीटा। बात क्लियर। जब आपका मास और वेलोसिटी दोनों सेम होंगे। जैसा कि एग्जाम्पल की बात किया जाए, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिए। 4 kg बॉडी है बच्चों,
थीटा यहाँ पर बात किया जाए 30 डिग्री, 30 डिग्री से किसी वॉल पर बॉल स्ट्राइक कर रहा है जो 4 kg का है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आप बताइए नेट लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, P टोटल इक्वल टू, फार्मूला तुरंत लगाएंगे, 2mu cos थीटा। ओके, 2mu cos थीटा पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, P टोटल इक्वल टू हो जाएगा 2, मास आपका दिया हुआ है 4 kg, 4 इंटू u, वेलोसिटी दे रखा है बच्चों 10, इंटू cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, cos 30 रखेंगे यहाँ पर, cos 30, P टोटल इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 4 इंटू 10, cos 30 की वैल्यू बताइए, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसको कैंसिल करेंगे तो आपका मोमेंटम आएगा बच्चों, क्या आएगा, 4 इंटू 10 40 न्यूटन सेकेंड लिख सकते हो, या इसी को 40 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसा कंडीशन जब मास और वेलोसिटी दोनों बिल्कुल सेम हो, नो चेंज, सेम वेलोसिटी से स्ट्राइक करके एग्जिट करता है, तो ऐसे कंडीशन के लिए फार्मूला होता है 2mu cos थीटा। ओके, क्लियर। चलिए दूसरा कंडीशन होता है बच्चों, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होगा, तब कैसे हम सर सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी मैं आपको फार्मूला क्रिएट करके बता दे रहा हूँ। फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ऐसे न्यूमेरिकल आना तय है। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, मास दोनों का सेम होता है बच्चों, यहाँ पे u वेलोसिटी और एग्जिट कर रहा है v वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो गया बच्चों। तो ऐसे कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, ओके, यहाँ पर कंपोनेंट क्लियर करेंगे बच्चों। कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, देखिए इसका कंपोनेंट करेंगे, ये हो जाएगा mu cos थीटा, और इसके द्वारा अगर कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं तो mv cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा इसका कंपोनेंट mu sin थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कंपोनेंट mv sin थीटा। तो दोनों कंडीशन में आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा कि नेट मोमेंटम क्या है, और यहाँ पर भी आपको नेट मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो ऐसे कंडीशन में पिक्चर से हम हमेशा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे P टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, P टोटल इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, mu cos थीटा प्लस mv cos थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या सेम है, मास और cos थीटा सेम है, इसलिए हम यहाँ पर मास और cos थीटा को बाहर लेंगे, यहाँ सिर्फ चेंज होगा u प्लस क्या लिखेंगे v। बात क्लियर। तो P टोटल इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, फार्मूला आ गया ऐसे। अगर आपसे पूछा जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा मोमेंटम तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे P टोटल इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट, तो कहते हैं यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे mu साइन थीटा, डायरेक्शन चेंज है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे क्या m, यहाँ प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ओके, यहाँ पे लिखेंगे माइनस mv साइन थीटा। P टोटल हो जाएगा
वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे मास और साइन थीटा को बाहर लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा u माइनस क्या लिखेंगे v। ओके, यहाँ पे फाइनल क्या करेंगे, फाइनल पहले तो फाइनल रखना था इसलिए आप फाइनल रख ले रहे हैं, v माइनस क्या करेंगे u कर देंगे। बात क्लियर? तो हमेशा याद रखना बच्चों, दोनों कंपोनेंट के अकॉर्डिंग आपसे मोमेंटम पूछा जा सकता है। हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट के अकॉर्डिंग मोमेंटम क्या होगा, एम यू कॉस थीटा को बाहर लेंगे, u प्लस वी कर देंगे। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग पूछेगा तो m साइन थीटा को बाहर लेकर के v माइनस यू कर देंगे। माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ओके, बस इस पर हम न्यूमेरिकल आपको बाद में कराएंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास बात।